एवरीवन दोस्तों, आज है जून 30 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से आपके लिए कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लाया हूँ। कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा अपने पॉलिटी सेक्शन से, जिसमें आज हम लोग थोड़ा सा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। और इसी टॉपिक में हम लोग थोड़ा सा जो एमएलएज हैं, हमारे लेजिस्लेचर्स हैं, उनकी डिसक्वालिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो ये टॉपिक थोड़ा घिसा पिटा सा ही है, पर पहले इसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। लक्ष्मीकांत से सीधा सीधा सा टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन अभी न्यूज में क्यों है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, उसके बारे में ज्यादा बात करना जरूरी है। उसके अलावा इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे। ये एक्चुअली आज का नहीं, ये कल का एडिटोरियल था। आज मुझे कुछ खास लगा नहीं पेपर में, तो मैंने सोचा कल का एडिटोरियल मैं निकाल देता हूँ, इसके लिए मैंने कंटेंट बना ही दिया था। तो इसी एक अच्छा खासा टॉपिक रहने वाला है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है, कैसे होती है, क्या रीजंस उसके होते हैं, और सिनेरियो क्या है प्रेजेंटली, और कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा टॉपिक है मेंस के परस्पेक्टिव से, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए यहाँ कुछ खास मजेदार चीज आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा ओपन मार्केट सेल स्कीम क्या होती है, हम लोगों ने 3 दिन पहले ही आर्टिकल किया था। अगर टाइम मिलेगा तब मैं इस आर्टिकल को आज करूंगा, अदरवाइज इसको हम लोग कल के लिए छोड़ सकते हैं, कल कर सकते हैं, क्योंकि सैटरडे को वैसे भी कुछ खास आर्टिकल आते नहीं है पेपर में, तो कल के लिए निकाल सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स डिसेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। पहले इसको हम लोग कर चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा डिटेलिंग आपको दूंगा, क्योंकि इस बार एग्जाम में इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और पोल्यूशन के रिगार्डिंग और इन सब चीजों के रिगार्डिंग रेगुलरली एग्जाम में क्वेश्चंस आते भी हैं। उसके बाद ये छोटा सा एडिटोरियल है बंगाली इंटेलिजेंसिया, इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री और सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से। चलिए जी, लेकिन फ्रंट पेज पे क्या हो रहा है, बात देख लेते हैं। तमिलनाडु गवर्नर डिसमिसिस मिनिस्टर बैक ट्रैक्स लेटर। मतलब तमिलनाडु के जो गवर्नर साहब हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया, तमिलनाडु के एक मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया अपनी मर्जी से, और फिर अपने डिसीजन को वापस भी ले लिया अपनी मर्जी से। अब ये पूरा मामला क्या है, थोड़ा सा आपको मैं बताता चलता हूँ। तो ये RN रवि जी जो है तमिलनाडु के गवर्नर हैं, और वहां पे एक मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के अंदर, जिनको ऊपर कुछ केसेस चल रहे हैं, उनको अरेस्ट किया गया है ईडी के द्वारा। उनके ऊपर कुछ आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग का, वो सब करके। तो लेकिन अभी भी वो पोजीशन में बने हुए हैं, मतलब तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको हटाया नहीं है। तो गवर्नर साहब का ये कहना है, क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसीलिए वो मिनिस्टर नहीं रह सकते। तो हम लोगों ने उसको हटा दिया। अरे भैया, गवर्नर के पास किसी मिनिस्टर को हटाने की पावर ही नहीं है, तो आप कैसे हटा रहे हो? यही सवाल जब इनसे पूछा गया कि भैया आपने कौन सी अथॉरिटी, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर में आपने हटाया है, आप ये बताइए। तो इन्होंने बोले कि नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं। तो उस डिसीजन को बेसिकली इन्होंने वापस ले लिया। तो गवर्नर के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी एमएलए को उसकी पोजीशन से हटा दे। अपॉइंट कर सकते हो, अपॉइंट करने की तो पावर है, लेकिन रिमूव करने की पावर नहीं है। कौन रिमूव कर सकता है, अब ये सवाल उठता है। देखिए, इन्होंने कई सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि जो अपने पास आर्टिकल 226 है, रिट जुरिस्डिक्शन वाला ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन द गवर्नर हैड ओनली एक्सप्रेस्ड हिज डिसेंट and not passed any positive order dismissing or the removing of the minister or the cabinet, if there is any order by the governor and the minister was still continuing the post, then there might be some jurisdiction of the court to intervene. अब ये मामला गया तमिलनाडु हाई कोर्ट में। तमिलनाडु हाई कोर्ट के जज साहब ने ये कहा कि देखिए भाई, गवर्नर के पास पावर वगैरह तो कुछ है नहीं, लेकिन गवर्नर अगर किसी मिनिस्टर के खिलाफ अगर प्रेस में कुछ बोल देता है, तो उसके हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वो उनका अपना निजी अधिकार है। हाँ, अगर वो एक्चुअली में कोई ऑफिशियल ऑर्डर इशू करते हैं तो हम इंटरवीन करते हैं, क्योंकि फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें हो जाती हैं। आर्टिकल 164 कहता है दैट द गवर्नर शैल अपॉइंट, आर्टिकल 164, गवर्नर shall appoint ministers on the advice of council of minister and does not speak about the powers of the dismissal. आर्टिकल 164 सिर्फ अपॉइंटमेंट की बात करता है मिनिस्टर की, और ये अपॉइंटमेंट की जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। आर्टिकल 64 डज नॉट टॉक एनीथिंग अबाउट द डिसमिसल। तो इसीलिए गवर्नर ने अपने ऑर्डर को वापस ले लिया। अब ये सवाल बनता है कि चलो गवर्नर नहीं हटा सकते, लेकिन कौन हटा सकता है? डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है? एक तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, दूसरा हमारे पास हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव वो पीपल एक्ट है 1951, इसमें क्या कहता है कि किस तरह से आप हटा सकते हो। ये एमएलए और एमपी दोनों के लिए लगता है। अगर कोई पर्सन गिल्टी पाया जाता है, कुछ क्राइम अगर वो करता है, कुछ ऑफेंस अगर करता है,
या फिर अपने इलेक्शन के दौरान वो कुछ करप्ट प्रैक्टिस करता है, मतलब किसी को पैसे वैसा देके वोट उसने खरीद लिया, किसी को डराया धमकाया वोट उससे ले लिया, उस केस में उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। या फिर वो पर्टिकुलर पर्सन जो हमारा एमएलए एमपीज हैं, वो किसी भी केस में अगर उसको 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है, तो फिर आप उसको आराम से हटा सकते हो। ठीक है, 6 साल के लिए, जैसे लालू प्रसाद यादव का केस हुआ उस केस में। या फिर देखिए, जब इलेक्शंस होते हैं तो किसी को अपना खर्चा बताना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को कि भाई साहब इतना खर्चा हुआ है मेरा, 2 करोड़, 5 करोड़, 25 लाख। लेकिन अगर वो अपना खर्चा नहीं बता पाते हैं, खर्चा उन्होंने किया है लेकिन वो आया कहां से पैसा, उस केस में भी उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। या फिर वो नेता साहब जो है किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वॉल्व है, तब भी किया जा सकता है। या फिर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे है। अभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ही हैज बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस फॉर द करप्शन। अगर वो कल को कोई सरकारी मास्टर थे या सरकारी नौकरी पे थे, और अगर वो नौकरी से करप्शन केस में हटाए गए हैं, तो उस केस में भी उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। या फिर वो किसी रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में या कास्ट ग्रुप्स के बीच में नफरत फैला रहे हैं, या ब्राइबरी वगैरह का केस उनके ऊपर है, तो उनको, और कोर्ट ने अगर उनको सजा सुनाई हुई है, देखिए ब्राइबरी का चार्ज लगाना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कोर्ट में उसको प्रूफ करना और कोर्ट उनको सजा देती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, जब तक प्रूफ नहीं होता, जब तक आदमी को इनोसेंट माना जाता है ना। सिर्फ चार्ज लगाने से कुछ नहीं होता। उसके अलावा अगर वो अनटचेबिलिटी, छुआछूत या डाउरी, सती अगर इनको प्रमोट कर रहा है, प्रीच कर रहे हैं, तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अंडर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951। राइट। अब देखिए, व्हाट आर द बेसिक क्राइटेरिया टू क्वालिफाई एमपी और एमएलए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कुछ है इसके बारे में, बिल्कुल है जी। हमारे पास आर्टिकल 102 है और आर्टिकल 191 है। आर्टिकल 102 बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 191 बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि स्टेट्स के अंदर। अगर उनके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो, अब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, देखिए सीधी सी बात है, इसके अंदर वर्ड के अंदर ही लिखा हुआ है प्रॉफिट। ऐसा कोई भी ऑफिस, ऐसी कोई भी पोजीशन जिसमें आप प्रॉफिट कमा रहे हो गवर्नमेंट के अंदर में, देखिए प्राइवेट के अंदर नहीं। अगर प्राइवेट आपका कोई स्कूल है, प्राइवेट आप कोई नौकरी करते हो, लॉयर हो, वो अलग बात है। लेकिन अगर गवर्नमेंट के अंदर में अगर आप नौकरी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो भैया वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। अगर आप किसी सरकारी स्कूल में टीचर हैं, अगर मान लो पोस्ट ऑफिस के अंदर हैं, या कोई भी सरकारी नौकरी करते हैं, और आज साथ के साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, या एमएलए भी हैं, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट गिना जाता है। उस केस में आपको नौकरी आपके हाथ से गई। ठीक है। हालांकि हमारे पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जैसे हमारे पास पार्लियामेंट्री प्रिवेंशन और डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट है 1951, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन नहीं करता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को अब तक डिफाइन नहीं किया गया है हमारे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजंस में कहा है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या हो सकता है। देखिए 1951 वाला एक्ट हमारे पास है, एक हमारे पास 1964 वाला भी है, वो डिफाइन इसको नहीं करते हैं। ब्रिटेन से हम लोगों ने इसको लिया था पूरे प्रोविजन को। तो 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, ये पहले ही बता दे रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा। हाँ, कोर्ट ने ये कहा है, अगर कोई आदमी एमएलए है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर वो ये सारी चीजों के अंदर इन्वॉल्व है, तो उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा और उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। कैसे? जिस भी वो नौकरी पे है, अगर उसकी अपॉइंटमेंट सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है, तो इसका मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। मान लो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई प्रोफेसर है, तो उसकी अपॉइंटमेंट तो सरकार करेगी। अगर आप सरकारी यूनिवर्सिटी में हो तो इसका मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ठीक है, पॉलिटिशियंस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जनता के। तो जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हुए आप सरकार से पैसा नहीं ले सकते हो नौकरी करने के लिए। इनका कहने का मतलब ये है, सीधी सीधी सी बात है, आप किसी भी सरकारी नौकरी पे नहीं होने चाहिए। वेदर गवर्नमेंट हैज द पावर टू टर्मिनेट द अपॉइंटमेंट, अगर आप किसी ऐसी सरकारी पोजीशन पे हो जिसको हटाने की पावर सरकार के पास होती है और अपॉइंट करने की पावर भी सरकार के पास होती है, दोनों ही की केस में आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे हो। अगर आपकी सैलरी वगैरह अगर सरकार डिसाइड करती है, आपकी जो तनख्वाह आती है वो गवर्नमेंट के खाते से आती है, तब भी आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे होते हो। या किसी पावर की ऐसी पोजीशन पे होते हो जो कि पावरफुल पोजीशन होती है। मान लो किसी आप यूनिवर्सिटी बोर्ड में हैं,
आप तनख्वाह नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ बोर्ड के डायरेक्टर्स के अंदर आते हो, लेकिन पोजीशन तो पावर वाली है ना। उस केस में भी उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ही काउंट किया जाएगा, और उस केस में भैया आपको किया जाएगा डिस्क्वालीफाई। मतलब मोटे-मोटे तौर पे आप ये समझिए कि आप कोई भी नेता, एमएलए या एमपी उस पोजीशन पे रहते हुए कोई भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, या ऐसी पोजीशन पे नहीं हो सकता जहां पे उसको किसी भी तरह का प्रॉफिट हो सरकारी तरीके से। प्राइवेट में तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और इस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पे होता है। चलिए जी, तो ये आपको थोड़ा समझ में आ ही गया होगा आई गेस। अब बढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। ये कल वाला आर्टिकल था, अच्छा डिसेंट आर्टिकल था। कल टाइम की कमी थी हमारे पास, तो मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया, लेकिन आज मैंने इसको इंक्लूड यहाँ पे कर लिया है। अब हाउ मच एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डज इकोनॉमी नीड, उसके बारे में बात करता है। ये जो आर्टिकल के कुछ मेन पॉइंट है मैंने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इस स्लाइड से पढ़ सकते हैं। देखिए, लेबर फोर्स क्या होता है। लेबर फोर्स मतलब जो लोग काम करते हैं बेसिकली, उसे लेबर फोर्स कहा जाता है। इसके अंदर 15 साल से लेके 64 के ईयर्स के लोगों के बीच एज ग्रुप जो होता है उसको चुना जाता है एज पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशन। मतलब 15 साल और 64 के बीच में जो लोग होते हैं उसे लेबर फोर्स में काउंट किया जाता है। अब वो लेबर करें या ना करें वो एक अलग केस है, लेकिन वो लेबर फोर्स में होते हैं। ये वो लोग होते हैं हु आर लुकिंग फॉर वर्क, हु आर लुकिंग फॉर वर्क। अब उनको काम मिले या ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन काम ढूंढ तो रहे हैं कम से कम। ये यंग लोग हैं जो काम कर सकते हैं। राइट। द करंट पॉपुलेशन इंक्रीज विल इम्पैक्ट द लेबर फोर्स 15 ईयर्स लेटर। अब मान लो कोई बच्चा 2021 में पैदा हुआ, ये लेबर फोर्स का पार्ट कब बनेगा? 15 साल के बाद, यानी कि 2036 के अंदर। तो आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, 5 साल पहले जो बच्चे पैदा हुए थे वो 10 साल के बाद, जो 10 साल पहले बच्चे पैदा हुए थे वो 5 साल के बाद, जो आज बच्चे पैदा होंगे 2021 में हुए हैं वो 2036 में, जो बच्चे 2023 में पैदा हुए हैं वो 2038 में, 2038 के अंदर लेबर फोर्स का पार्ट बनेंगे, क्योंकि उससे पहले वो डिपेंडेंट होते हैं। तो आज के टाइम में जो हमारा बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है, वो इम्पैक्ट करता है फ्यूचर की लेबर फोर्स को। ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है। उसके अलावा फर्दर, इवन आफ्टर ऑब्टेनिंग अ डिग्री, अगर किसी बच्चे ने बीए कर लिया है, बीटेक कर लिया है, एमए मास्टर्स वगैरह कर लिया है, जरूरी नहीं है कि आप तुरंत लेबर फोर्स को ज्वाइन कर लोगे। आप खुद देख लो, आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, आपने ग्रेजुएशन वगैरह करके आ गए हो, लेकिन आप तो लेबर फोर्स का पार्ट नहीं हो, पैसा तो नहीं कमाते हो, क्योंकि आप अलग अलग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो। लेकिन अल्टीमेटली आप भी लेबर फोर्स का पार्ट तो बनोगे ना। अब यूपीएससी में सिलेक्शन हो या ना हो, सरकारी नौकरी लगे या प्राइवेट लगे, लेकिन करोगे तो काम, देर से ही सही। द चिल्ड्रन ऑफ द लोअर इनकम क्लास कैन नॉट अफोर्ड टू रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर लॉन्ग। सीधी सी बात है भाई, जो गरीब आदमी होता है, जो मिडिल क्लास होता है, वो लंबे समय के लिए तो अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकता। देखिए, जो गरीब आदमी है तो वो तो वैसे भी यूपीएससी की तैयारी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि फुल टाइम तैयारी आपको करनी पड़ेगी। 2-3 साल का आपके पास टाइम होता नहीं है, क्योंकि आपको इनकम चाहिए होती है। जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, ठीक है, वो 2 साल 3 साल तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनको भी काम में आना पड़ेगा, क्योंकि पैसे की तंगी है। हाँ, जो अमीर बच्चे हैं, अच्छी फैमिली से आते हैं, वो 5 साल 6 साल भी तैयारी कर सकते हैं अगर वो करना चाहें तो, क्योंकि उनको पैसे की दिक्कत नहीं है। मिडिल क्लास जो चिल्ड्रन होते हैं, दे ऑल्सो हैव टू स्टार्ट वर्किंग एज दे फेस इंक्रीजिंग सोशल प्रेशर। है ना, उनको शादी का प्रेशर है, पैसे का प्रेशर है, नौकरी करनी है, तो अल्टीमेटली उनको भी काम करना ही पड़ता है। वेरी फ्यू एंड द यंग बिकम एंटरप्रेन्योर्स। थोड़े बहुत जो बच्चे होते हैं, कोई एक आध बच्चा जो है वो बिजनेस के अंदर चला जाता है, लेकिन वो भी लेटर ऑन लेबर फोर्स का पार्ट बनेंगे। दिस इज बिकॉज फ्यू possess द कैपिटल एंड द स्किल रिक्वायर्ड फॉर दिस, बिकॉज एंटरप्रेन्योर तो हर कोई नहीं बन सकता। उसके लिए आपको मोटा ताजा पैसा चाहिए, है ना, कैपिटल चाहिए, लैंड चाहिए, और उस तरह का स्किल चाहिए, वो सबके पास तो नहीं होता है। तो इसलिए कुछ बहुत कम लोग वहां पे जाते हैं। एक्चुअली इफ एनफ वर्क वाज अवेलेबल, मोस्ट ऑफ देम वुड नॉट अपीयर रिपीटेडली फॉर मैनी ऑफ दीज एग्जाम्स। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, अच्छी लाइन है। कहता है कि अगर इकोनॉमी के अंदर काम होगा अवेलेबल, तो बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स की तैयारी नहीं करेंगे। मोस्टली बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स की तैयारी इसीलिए कर रहे हैं सरकारी, क्योंकि मार्केट में जॉब्स है ही नहीं। जो हैं वो सिक्योर्ड जॉब्स नहीं है, अनसिक्योर्ड जॉब्स हैं। इसीलिए जो है सरकारी नौकरी की तैयारी यहाँ पे हो रही है। सम ऑफ द यंग विल बी अब गो अब्रोड, थोड़े बहुत बच्चे जो है वो बाहर भी जा सकते हैं स्टडीज वगैरह करने के लिए, लेकिन ये बहुत कम होते हैं। ठीक है। उनमें से बहुत लोग ऐसे होते हैं
दे मे ऑल्सो नॉट गो टू अब्रोड इफ वर्क वॉज अवेलेबल। अगर इंडिया में ही काम होगा तभी अब्रोड क्यों जाओगे? अब्रोड इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि इंडिया में आपको काम नहीं मिल रहा है, सरकारी या प्राइवेट किसी भी तरह का सेटिस्फैक्टरी जो आप करना चाहते हो। ऑर्गेनाइज सेक्टर इज मैकेनाइज्ड एंड ऑटोमेटेड एंड जनरेट्स फ्यू जॉब्स। ऑर्गेनाइज सेक्टर कम जॉब्स क्रिएट करता है, इसलिए इंडिया में 94% जो लेबर फोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है। यूजली ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पे 10 से ज्यादा लोग एम्प्लॉय होते हैं, जहाँ पे आपको सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है एंड ऑल दैट। उसके अलावा सब ये रहता है। जैसे ई श्रम पोर्टल पे 28 करोड़ लोगों ने रजिस्टर किया है। इसका मतलब ये है कि 95% लोगों ने ये कहा है कि उनकी इनकम 10,000 से कम है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। और सरकार अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट करना चाहती है, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो जॉब्स कम है, क्योंकि वहां पे ज्यादातर चीजें ऑटोमेटिक होती हैं, मशीनों से हो जाती हैं, मैकेनाइज्ड वर्क होता है। तो ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर एट द एक्सपेंस ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर रिजल्ट इन राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है यार ये, मजा आ गया इसको पढ़ के। सरकार चाहती है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दो। ये भी अनएम्प्लॉयमेंट का एक कारण है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट करना, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में उतनी जॉब्स नहीं होती हैं, क्योंकि वहां पे ऑटोमेटिक वर्क होता है, मशीनों से द्वारा काम किया जाता है। तो ये भी अनएम्प्लॉयमेंट का एक रीजन है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस आर देयर फॉर फॉर द क्रिएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसमें आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर इज ऑल्सो अ रीजन फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा मुझे, आप इसे आराम से लिख लीजिए अपने नोट्स वगैरह के अंदर। तो अनएम्प्लॉयमेंट का सीधा सा मतलब होता है कि भाई जब कोई एक आदमी काम ढूंढ रहा होता है, उसको काम नहीं मिलता है, तो अनएम्प्लॉयड है। हमारे यहाँ पे बहुत तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट होती है। फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब देखिए, आप किसी काम को छोड़ देते हो, ठीक है? आपने एक नौकरी छोड़ी और दूसरी नौकरी ढूँढी, अब तुरंत आपको दूसरी जॉब तो नहीं मिलेगी, तो उसके बीच में जो 15, 20 दिन, महीना, 2 महीने का गैप होता है, उसमें आप अनएम्प्लॉयड रहते हो, जब आप काम ढूँढ रहे होते हो, उसे फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट यूजुअली वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, यूरोप, अमेरिका वगैरह में होता है, जहाँ पे मार्केट के अंदर जब डिप्रेशन आ जाता है, स्लो डाउन आ जाता है, तो बहुत सारे लोग काम उनका अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो उसे हम लोग साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अमेरिका वगैरह में यूजुअली 10-12 साल के बाद ये हमेशा आता है। हमेशा से आता रहा है, आगे भी आएगा, जब डिमांड कम हो जाती है मार्केट के अंदर। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जब लोग खुद ही काम नहीं करना चाहते, ठीक है? ईदर दे आर नॉट सीकिंग वर्क, ढूंढ ही नहीं रहे हैं काम, आराम से बैठ के खा पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब वो काम ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें काम मिल नहीं रहा है। जैसे डिप्रेशन वगैरह के टाइम पे डिमांड कम हो जाती है मार्केट में, प्रोडक्शन कम हो जाती है, कंपनियां बंद हो जाती हैं, फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, लोग काम ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट मतलब, जैसे आप इसमें एग्जांपल ले लीजिए, जब मार्केट लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव में कन्वर्ट होती है। जैसे मान लो, इसमें एग्जांपल आपको मैं दूं, जब बैंकों के अंदर कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो जो लोग बैंक एम्प्लॉइज थे, जिनको कंप्यूटर चलाना आता था, उनको तो जॉब पे रह गए, लेकिन जिन्होंने कंप्यूटर नहीं सीखा या जिन्होंने कंप्यूटर नहीं चलाया, वो अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि उनको नया टेक्नोलॉजी नहीं आता था। तो लेबर इंटेंसिव जॉब्स जब कैपिटल इंटेंसिव जॉब में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो बहुत सारे लोगों के पास वो स्किल नहीं होता, इसलिए वो जॉब से बाहर चले जाते हैं। स्ट्रक्चर्ड अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोलते हैं। सीजनल एम्प्लॉयमेंट तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अभी जैसे एग्रीकल्चर, हॉलिडे रिजॉर्ट्स, अभी जैसे बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, तो हिली एरियाज में बहुत सारे लोग जाते हैं, तो वहाँ पे होटल इंडस्ट्रीज, होटल रिजॉर्ट्स वगैरह होते हैं, उनको खूब काम मिलता है, लेकिन ऑफ सीजन में काम नहीं मिलता। ऐसे एग्रीकल्चर में जब फसलों की की हार्वेस्टिंग होती है, उनको लगाया जाता है, काम होता है, अदरवाइज काम नहीं होता। सीजनल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे रहती है। ओपन एम्प्लॉयमेंट, जब काम है ही नहीं, मार्केट में काम है ही नहीं किसी भी तरह का, लोग करना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन है ही नहीं, इसे नेकेड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ज्यादातर बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर ये होता है, काम होता नहीं है, पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब, जब आपने मान लो आपने पीएचडी किया हुआ है, ठीक है, लेकिन आप जो है प्राइमरी स्कूल के अंदर टीचर लगे हुए हो, तो ये क्या हुआ? ये अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हो गया। आप अपनी कैपेसिटी के से कम काम कर रहे हो। आपने पीएचडी, आपने जो हमने बीटेक किया हुआ है, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ अपने घर में बैठ के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हो। तो इस तरह की चीजें होती हैं। डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि लगता है कि लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो काम नहीं कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही है। जैसे एक छोटा सा खेत होता है, उस छोटे से खेत के लिए एक आदमी एनफ है काम करने के लिए, लेकिन फैमिली में 4 लोग हैं, चारों लोग यहीं पे लगे हुए हैं काम करने के लिए।
जब एक आदमी से काम चल सकता है तो चार आदमी क्यों लगे हुए हैं? इसे कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। लगता है लोग काम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली में नहीं कर रहे हैं। वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट, लोग खुद ही काम नहीं करना चाहते, जॉब छोड़ देते हैं। वो तो वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट, ऐसे लोग जिनकी जॉब्स की सिक्योरिटी नहीं होती है, जो या तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं, उनको लीगल प्रोटेक्शन वगैरह नहीं दी जाती है किसी भी तरह की, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस एंड ऑल दैट, उसको वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। हमारे पास टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जिस लोग जो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से उनकी नौकरियां वगैरह चली जाती हैं। ठीक है, रोबोट्स वगैरह आपने ऐड कर दिए, कंप्यूटर्स आपने ऐड कर दिए, वो सारी चीजें। चलिए, तो ये कुछ चीजें होती है हमारे यहाँ पे। पीएलएफ की मतलब बात करते हैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो 2017 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। ये क्या करते हैं? ये आपको एम्प्लॉयमेंट की जानकारी देते हैं। इससे पहले ये एनएसएसओ के द्वारा किया जाता था, तो एनएसएसओ को तो बंद कर दिया सरकार ने, तो ये लोग करते हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे दो तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में काउंट करता है। एक होता है करंट वीकली स्टेटस, और एक होता है यूजुअल स्टेटस। यूजुअल स्टेटस में हम लोग क्या करते हैं, 365 डेज को काउंट करते हैं, उसके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट डिसाइड की जाती है। वीकली स्टेटस में जो है हम लोग एक वीक यानी कि 7 डेज को काउंट करते हैं, कि एक आदमी को 7 डेज में कितने दिन काम मिला है, कितने घंटे काम मिला है। अगर उसको उसने 1 घंटे भी काम नहीं किया है एक हफ्ते में, तो अनएम्प्लॉयड उसको डिक्लेयर किया जाता है। तो ये अनएम्प्लॉयड का सिनेरियो है थोड़ा सा इंडिया में। 2021-22 की बात करें जून जुलाई में, तो ये 4.1% इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। काफी कम नजर आती है क्योंकि इंडिया में मोस्ट लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। तो एक तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कैलकुलेट करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो दिस इज ओनली 4.1%। दिखने में बहुत कम लग रहा है लेकिन लोगों की सैलरी नहीं है भाई। ऊपर हम लोग ने देखा था 94% लोगों की इंडिया में सैलरी वो 10,000 महीने से भी कम है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हाई सैलरी नहीं होती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो रूरल वीमेन का है वो 2.1% है, और रूरल मैन का जो है वो 3.8% है। मतलब गांव वगैरह में महिलाएं ज्यादा काम कर रही हैं, पुरुष कम काम कर रहे हैं। इसका रीजन क्या हो सकता है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए अपनी समझ के हिसाब से। अ, उसके अलावा पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे यहाँ पे डोमिनेट करता है, तो इसलिए लोगों को काम नहीं मिल पाता। 42% लेबर फोर्स वो एग्रीकल्चर के अंदर ही इन्वॉल्व है। और एग्रीकल्चर में क्या रहता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग काम से निकल जाते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वजह से देखिए 95% लोग यहीं पे हैं इन्वॉल्व, तो इनको कैलकुलेट करना भी बड़ा मुश्किल होता है। रूरल अर्बन डिवाइड, ये भी एक समस्या इंडिया में है। पॉलिसी लेवल फैक्टर्स की बात करें तो बहुत स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है। चाइना के अंदर इतना फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट हुआ। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली इतना नहीं हो पाया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्या कहना है, सिर्फ 3.7% पहले हाफ में 2023 में इंडिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है। ये तो बहुत कम है यार। जिस तरह से इंडिया की पॉपुलेशन डेवलपिंग कंट्री है, कम से कम 10% होना चाहिए था। ये नहीं हो पाता है। लेबर मार्केट रेगुलेशन की बात करें तो दुनिया भर के लेबर कोड्स हमारे यहाँ पे हैं, है ना। उनकी वजह से इंडस्ट्री उतना ग्रो नहीं कर पाती जितना करना चाहिए। क्लोज इकोनॉमी है अभी भी हमारी। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पॉलिसीज हमारे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं है। उसके अलावा स्किल्स लोगों के पास नहीं है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 क्या कहती है, ओनली 50% ऑफ द ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयबल इन इंडिया। मतलब आपने ग्रेजुएशन कर लिया लेकिन आपके पास ऐसा कोई स्किल ही नहीं है कि आपको काम मिले। तो जब स्किल ही नहीं है तो भैया काम कैसे मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट होती है। स्किल इंडस्ट्री मिसमैच हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा है। जैसे डिजिटल स्किल्स की बात करें, ई कॉमर्स की बात करें, डेटा एनालिटिक्स की बात करें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉर्टेज है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की। और ये ऐसी जॉब है जो अच्छा खासा सैलरी आपको देती हैं, हाई पेड जॉब्स हैं, लेकिन यहाँ पे लोग ही नहीं है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कम सैलरी वाला काम होता है उसके लिए लोग एक्स्ट्रा हो गए हमारे पास। टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट आता है। लोग जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या रोबोटिक्स हो गया, ऑटोमेशन हो गया, लोगों के पास ये स्किल ही नहीं है। तो काम कैसे मिलेगा जब आपकी स्किल नहीं होगा। तो ये सारी चीजों की वजह से जॉब लॉस होती हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह इंडिया में क्रिएट होती है। तो ये थोड़ा सा एक डिसेंट सा कंटेंट आपको लिए बना के दिया है, इसका आप अच्छे से तैयार कर लें। उसके अलावा एक अनाउंसमेंट है छोटी सी। एक तो नए वीडियो को लाइक किया करो यार। ठीक है, आप जब देखते हो तो वीडियो को लाइक करो। आप हम लोग आपके लिए इतना एफर्ट करते हैं, छोटा सा लाइक बटन दबा दिया करो। कमेंट सेक्शन में अपने अटेंडेंस वगैरह भी दे दिया करो। ठीक है। कौन अटेंड कर रहा है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय, हेलो, समथिंग कुछ तो होना ही चाहिए। उसके अलावा अगर कुछ आपकी फीडबैक होती है तो वो भी आप डेफिनेटली वहाँ पे दे सकते हो। सैटरडे को हमारा करंट अफेयर का कोर्स चलता है, जिसमें पूरे वीक का करंट अफेयर किया जाता है। कल होगा, आज फ्राइडे है, कल होगा ये। तो इसमें 3 साढ़े 3 घंटे की आपकी क्लास होती है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के परसेंटेज से करवाया जाता है, मैं ही उसको करवाता हूँ। ये कोड आप यहाँ पे स्कैन करके प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, SC1000। ये कोड अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे तो 1000 रुपए का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इसके ऊपर मैसेज करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। प्रीलिम्स, मेंस, सी सेट, एसए,
करंट अफेयर, एवरीथिंग इज कवर्ड है। चलिए जी, ये टॉपिक मुझे लगता है हम लोग कल ही करना पड़ेगा, ओपन मार्केट सेल स्कीम फॉर द व्हीट एंड राइस। वैसे हम लोगों ने 2-3 दिन पहले इसके बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन इसको लोग थोड़ा कल के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है? क्योंकि सैटरडे को बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते नहीं है एग्जाम में। खैर, ये देखते हैं, ये कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे। ये है आज की वेदर रिपोर्ट, ठीक है? रेनफॉल, टेम्परेचर, एक तो अब आप इंडिया में मानसून देखिए, तो अभी अगले 2-3 दिन के अंदर लगभग पूरे इंडिया के अंदर ही मानसून आने वाला है, मतलब जैसा कि आईएमडी ने कहा है। ये फ्राइडे का फोरकास्ट है बेसिकली, ठीक है? आज का फोरकास्ट है। आज देखिए, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय वगैरह यहाँ सब पे बारिश हो सकती है। सिटीज के नाम भी इन्होंने प्रॉपर दिए हुए हैं, ठीक है? जहाँ मैक्सिमम रेनफॉल होगा, मिनिमम रेनफॉल होगा। कुरनूल, लखनऊ, मदुरई, रांची, शिलोंग, शिमला। ये हो सकता है आपको बहुत क्लियरली ना दिख रहा हो, क्योंकि ये थोड़ा मैंने जूम आउट किया हुआ है और पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी। खैर, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो पर्पस है क्या है, ये वाला पर्पस है, ठीक है? स्पेशली ये नीचे वाला पॉइंट है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, पोल्यूटेंट्स को भी दिया हुआ है, ठीक है? कि एयर के अंदर कौन से पोल्यूटेंट्स हैं और कौन सी सिटी कितनी पोल्यूटेंट है। एक तो आप यहाँ पे कलर पे फोकस कीजिए, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, उन्होंने ये दिया हुआ है। रेड कलर का मतलब ये है कि एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा पुअर है। ऑरेंज का मतलब है कि वो मॉडरेट है। और ग्रीन का मतलब है कि अच्छी एयर क्वालिटी है। तो कलर से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं पोल्यूशन के लेवल को। एक तो आपको ये बात यहाँ से समझनी पड़ेगी। अब बाकी कौन सा सिटी ज्यादा पोल्यूशन है वो ज्यादा मैटर यहाँ पे नहीं कर रहा है। कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं, देखिए SO2, NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, PM2.5, PM10, ठीक है? ये इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। हालांकि एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर टोटल 8 पोल्यूटेंट्स होते हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा कौन से होते हैं। तो क्या कहता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में क्या लिखा आर्टिकल में? कहता है शॉर्ट टर्म एक्सपोजर कैन हार्म, इसको मैं ग्रीन कलर से ले लेता हूं। शॉर्ट टर्म एक्सपोजर कैन हार्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है उसको नुकसान पहुंचाता है। शॉर्ट टर्म एक्सपोजर भी, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म। ये थोड़ी थोड़ी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। मेकिंग ब्रीदिंग डिफिकल्ट, सांस लेने में आपको दिक्कत हो जाती है। इतना ही नहीं, SO2 ज्यादा होने से एयर में आपकी विजिबिलिटी में भी फर्क पड़ता है, क्योंकि सब कुछ धुआं धुआं हो जाता है, हेज हो जाती है, सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। इस वजह से नहीं कि आपकी आंखें खराब हो गई हैं, नहीं, वो मिट्टी और धूल इतनी जम जाती है उसकी वजह से। और ये हमारे जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनके लिए भी बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि इससे एसिड रेन भी हो जाती है। जैसे हमारा ताजमहल वगैरह हो गए या दूसरे जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, खासकर जहां पे लाइमस्टोन का यूज होता है, उनके लिए बड़ा खतरनाक होता है एसिड रेन, जो कि SO2 से हो सकता है, क्योंकि ये जब वाटर के साथ मिलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और उससे एसिड रेन होती है। उसने NO2 के लिए क्या कहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए क्या बोला है? कहता है ये भी रेस्पिरेटरी इलनेस, बीमारी पैदा करता है, इससे भी हेज होता है जैसे SO2 के केस में होता है, ठीक है? इससे एसिड रेन भी होता है, तो SO2 से भी एसिड रेन होता है, NO2 से भी एसिड रेन होता है। लास्ट टू लास्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना? और ये क्या करता है, कोस्टल वाटर्स को भी पोल्यूट करता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको यहाँ पे अपने नोट्स के अंदर लिख लेना है। NO2 हमारे कोस्टल वाटर्स को भी पोल्यूट करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में क्या कहता है? कहता है ये हाई कॉन्सेंट्रेशन इन द एयर रिड्यूसेस ऑक्सीजन सप्लाई टू द क्रिटिकल ऑर्गन्स लाइक द हार्ट एंड द ब्रेन। जब एयर के अंदर ज्यादा CO2 होता है और हमारी ज्यादा बॉडी कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करती है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाती है। हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशली हार्ट और ब्रेन, उनको कम ऑक्सीजन मिलती है। इससे क्या हो सकता है, आपको डिजीनेस हो सकती है, ठीक है? थकान महसूस होगी, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, कुछ कुछ दिखाई देने लगेगा, अनकॉन्शियस बेहोशी की हालत हो सकती है। और ज्यादा एक्सपोजर होगा तो डेथ भी हो सकती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड से। कार्बन PM2.5, कार्बन 10, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ब्रीदिंग में दिक्कत होगा, आपके लंग फंक्शन कम हो जाएंगे, हार्ट बीट आपकी जो है इरेगुलर हो जाती है, अस्थमा अटैक आपको आ सकता है, क्योंकि ये धूल के कण होते हैं छोटे छोटे। लंग्स के अंदर जाएंगे तो दिक्कत होगी। आपकी नोज में, आपकी थ्रोट में, गले में आपको खांसी हो जाएगी, आंखों के अंदर ईचिंग होने लगेगा, आपकी आपकी चेस्ट जो है वो उसके अंदर थोड़ा सा पेन होने लगेगा। ये सब चीजें PM2.4, PM10 से होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके जो पोल्यूशन के कंटेंट है, आपने जो क्लासेस वगैरह में बनाया होगा, नोट्स वगैरह आपके, प्लीज आप उसके अंदर इसको ऐड कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पोल्यूशन वाला चैप्टर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पूछता है। तो नेशनल एयर क्वालिटी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर इसको चलाया गया था, जिसमें कहा गया है 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन, ताकि आम जनता को समझ में आए। आम जनता के लिए इसको बनाया गया था। हो सकता है देखो आम जनता को पढ़ना लिखना ना आता हो, लेकिन कलर तो देखना सबको आता है ना। तो इसके अंदर क्या रहता है, हमारे पास 5-6 कलर कोड होते हैं। जैसे एक ग्रीन होता है, तो इसमें अच्छी क्वालिटी होती है। फिर ये थोड़ा सा लाइट ग्रीन,
सेटिस्फैक्टरी, ये येलो वाला मॉडरेट, ये थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का है पुअर, ये रेड जो है वो वेरी पुअर, और ये जो मरून टाइप का वो नजर आ रहा है ये सीवियर। तो ये कुछ क्वालिटी होती है, ये इनका लेवल होता है, ठीक है, पोल्यूटेंट्स का लेवल यहाँ पे होता है। तो इसमें मिनिमम इम्पैक्ट होता है। माइनर ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट आपको यहाँ से होता है, जो लंग्स वाले जिनको अस्थमा वगैरह की बीमारी होती है, हार्ट डिसीज होते हैं, उनको दिक्कत होती है यहाँ पे। उसके अलावा जो अगर पुअर क्वालिटी होती है तो इसमें मोस्टली लोगों को जो है वो दिक्कत हो जाती है। ये वेरी पुअर क्वालिटी में रेस्पिरेटरी इलनेस और प्रोलोंग एक्सपोजर की वजह से आपको दिक्कत होती है, मतलब चेस्ट पेन वगैरह आपको शुरू हो जाता है। उसके अलावा अगर सीवियर कैटेगरी है भाई, फिर यहाँ पे तो आप घर के अंदर ही रहिए, आप बाहर मत निकलिए, ये तो बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़े। 8 टोटल पोल्यूटेंट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, आप देख सकते हो क्लियरली, PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऊपर हम लोग ने देखा, सल्फर डाइऑक्साइड हम लोग ने देखा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लेड। ठीक है, ओजोन, अमोनिया एंड लेड, इसके बारे में ऊपर नहीं बताया गया था, ये जो है मैंने आपको अलग से बताया है। ये थोड़ा सा आप देख सकते हो, आवरली बेसिस पे नहीं होता ये, या तो 24 घंटे की एवरेज होती है या फिर 8 घंटे की एवरेज के ऊपर आपको ये दिया जाता है डेटा। ठीक है, इंटरेस्टिंग लगा। चलिए जी, तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये आज की ही बेसिकली मैंने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, वही इस सब इन चीजों को करता है, तो उसकी वेबसाइट से मैंने इसको उठाया था, आप उसको क्लियरली यहाँ से देख सकते हो। अब बढ़ते, ये क्या है भाई कंटेंट, ये तो शायद कल वाला ही है। अब बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल पे। बहुत ज्यादा आई वुड से कि इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते इन चीजों के बारे में हल्का फुल्का पता होना चाहिए, थोड़ा कास्ट सोसाइटी एंड ऑल दैट, वो सब चीजें। अब यहाँ पे देखिए, बंगाल से ये एक इंटरव्यू लिया गया है, मैंने इस आर्टिकल को इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि बाकी आर्टिकल थोड़े ज्यादा पॉलिटिकल थे। भद्रलोक कल्चर क्या है, भद्रलोक और छोटोलोक, ठीक है, ये दो टर्म का यूज किया जाता है बंगाल के अंदर। तो इसको ना आप कास्ट और क्लास से रिलेट कर सकते हो। देखिए, अगर हम लोग वर्ण सिस्टम की बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें जब भद्र की हम लोग बात करते हैं, भद्र मीन्स अ पर्सन हु इज एजुकेटेड, भद्र इज अ पर्सन हु इज इन्फ्लुएंशियल, भद्र इज अ पर्सन हु इज कंसिडर्ड एज एन इंटेलिजेंट पर्सन, उसे भद्र कहा गया है। इसके अंदर क्या रहता है, भद्र के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, जो पहली तीन क्लास होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इसको बंगाली में कहते हैं ब्राह्मण्स, क्षत्रास, कयास्थ और वैद्यास, आप ये कह सकते हो। ये होती है भद्र लोग, ये वो लोग हैं जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और ये ज्यादातर कॉलोनियल इंटरवेंशन की वजह से बना है। इसमें ना मेजर फोकस एजुकेशन पे है। बंगाल की सोसाइटी में जो लोग इस कैटेगरी से बिलोंग करते थे, उनको एजुकेशन मिला। देखिए, इकोनॉमिकली वो इतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन एजुकेशनली बहुत स्ट्रांग है। सोसाइटी में उनको स्टेटस मिला है इंटेलेक्चुअल का। एक दूसरा लोग है जिसे कहा जाता है छोटो लोग। यहाँ पे जो शूद्र हैं, और जिसे जो है नमो शूद्र भी कह सकते हो या आउटकास्ट कह सकते हो, ठीक है, जिनका समाज में नो आउटकास्ट कर दिया जाता है, उनको पढ़ाई लिखाई उनको नहीं होती है, अनएजुकेटेड रहते हैं, उनको एजुकेशन मिल नहीं पाता है उसकी वजह से। तो ये होता है छोटो लोग, और वो होता है भद्र लोग, बेसिकली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र, अनटचेबल्स, आउटकास्ट यहाँ पे आ गए छोटो लोग में, और ये आ गए आपके भद्र लोग में। ये एक बना हुआ था पहले, अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ये, यही आर्टिकल प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। और ये ब्रिटिशर्स टाइम के अंदर ज्यादा हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कास्ट के बेसिस पे क्लास क्रिएट करने की कोशिश की। और क्लास कैसे क्रिएट होती है, जब आपके पास एजुकेशन होती है। तो इन तीनों को एजुकेशन दे दी गई, इनको एजुकेशन नहीं मिली, तो ये पिछड़ते चले गए। देखिए, सोशली तो पहले से ही पिछड़े पिछड़े हुए थे इतने सालों से, अब वो एजुकेशनली भी पिछड़ गए। इकोनॉमिकली इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये बंगाल के अंदर जो भद्र लोग हैं, इलीट कंस्ट्रक्ट है, इलीट कंस्ट्रक्ट है। जैसे कई सारे राइटर्स हैं बंगाल के अंदर बाद में हुए, जो कि भद्र लोग से बिलोंग नहीं करते थे, ट्रेडिशनल सेंस की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो उतने पॉपुलर नहीं हो पाए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है दिया, मनोरंजन व्यापारी जी का एग्जांपल दिया है। ये बड़े जबरदस्त राइटर थे, और सिंपल साधारण लुक में रहते थे। जैसे जो यूजुअली भद्र लोग करते हैं, वो कोट पैंट पहनते हैं, एकदम धोती और कुर्ता टाइप का, वो सब नहीं पहनते हैं, नॉर्मल कुर्ता पजामा पहनते हैं, गमछा लेते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि भाई, मुझे इसीलिए बंगाली में उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल सेंस में भद्र लोग से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं छोटो लोग से बिलोंग करता हूँ, छोटी कास्ट से बिलोंग करता हूँ, तो शायद मुझे उतनी पॉपुलैरिटी इसलिए नहीं मिली, ऐसे उन्होंने कहा। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है वो एक अलग बात है।
तो ये थोड़ी-सी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे कही हैं। उसके अलावा 1-2 चीज़ें इन्होंने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी और मेंशन करने की कोशिश की है। अब ये महिलाओं में भी चलता है। भद्र लोग वो जो इंटेलिजेंट मेल होता है, जो एजुकेटेड होता है, जिसने पीएचडी करी होती है, मास्टर्स करी होती है, जो टीचर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, पोएट्स होते हैं, मूवीज़ बनाते हैं, है ना? म्यूजिशियंस होते हैं, वो भद्र लोग के अंदर आते हैं। ऐसे ही जो महिलाएँ होती हैं, उसे भद्र महिला कहा जाता है। तो जो ममता बनर्जी हैं, है ना? वो ट्रेडिशनल सेंस में भद्र महिला वाली कैटेगरी से बिलॉन्ग नहीं करती हैं। वो छोटे लोग से भी नहीं आती हैं, लेकिन वो भद्र लोग से भी नहीं आती क्योंकि शी इज़ नॉट वेरी वेल एजुकेटेड, उनकी जो पोएम्स वगैरह हैं, उनकी बहुत ख़ास क्वालिटी नहीं है। लेकिन जो पुराने चीफ मिनिस्टर थे वहाँ के बुद्धा देव भट्टाचार्य जी, उनको कहा जाता है कि वो ट्रेडिशनल एकदम भद्र लोग से बिलॉन्ग करते थे, क्योंकि रशियन पोएट्री ट्रांसलेट करते थे, बहुत शानदार टाइप की पोएट्री लिखा करते थे। इसका सिनेमा के ऊपर भी फ़र्क पड़ा है बहुत ज़्यादा। अ, तो इनका ये कहना है कि जैसे-जैसे बंगाल के अंदर भद्र लोग या जो भद्र लोग से लोग बिलॉन्ग करते हैं, उनकी वैल्यू कम हुई है, वैसे-वैसे समाज जो उनका सिनेमा है जो बुक्स की क्वालिटी है, वो भी डाउन हुई है। इनका कुछ कहने का मतलब इस पे बेसिकली है। देखिए, बात ये है कि भद्र लोग जो हैं, वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा शुरू से नहीं थे, वो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है? अब हुआ क्या, समाज में चीज़ें बदल गई। अब क्या हुआ, जो छोटे लोग से हैं, वो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग हो गए। क्योंकि उनकी उनकी वोट ज़्यादा है, ऑफ कोर्स नंबर्स में ज़्यादा हैं, तो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग होने की वजह से और इकोनॉमिकली तो भद्र लोग से पहले थे ही नहीं। तो भद्र लोग क्या हुआ, पॉलिटिकली तो पहले से ही अब पिछड़ गए हैं और इकोनॉमिकली वो पहले से थे ही नहीं। तो इस वजह से भद्र लोग का जो डोमिनेंस रहा है बंगाल की पॉलिटिक्स के अंदर, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होने लगा, ऐसा इन्होंने यहाँ पे कहने की कोशिश की है। ब्रिटिशर्स टाइम में जो भद्र लोग थे, वो मैनेजर्स जो है, वो मैनेजर्स की नज़र से उनको देखा जाता था। अच्छे मैनेजर्स हुआ करते थे, अच्छे बिज़नेसमैन नहीं हुआ करते थे। जैसे प्रणब मुखर्जी या कई लोगों के ऋतुपर्णा घोष, सत्याजीत रे, सिनेमा बहुत ज़बरदस्त बनाया करते थे। ये लोग सब एकदम भद्र लोग से बिलॉन्ग किया करते थे। अच्छी पोएट्रीज़ लिखते थे, अच्छी बुक्स लिखते थे। उ उस तरह की चीज़ें। तो कम्युनिस्ट जो हैं बंगाल के अंदर, वो मोस्टली भद्र लोग से ही बिलॉन्ग किया करते थे और उनका यही आरोप भी है कि जो ममता बनर्जी जी हैं, वो भद्र लोग से नहीं हैं, वो छोटे लोग से हैं। ख़ैर, अभी उसका कोई ख़ास रेलेवेंस रहा नहीं है। तो डज़ बंगाली स्टिल हैव द कल्चरल कैपिटल? क्योंकि भद्र लोग को कहा जाता है उनके पास कल्चरल कैपिटल था। उनके पास इकोनॉमिकल कैपिटल नहीं था, कल्चरल कैपिटल था, लाइक पोएट्री, म्यूज़िक, सिनेमा, बुक्स, इंटेलिजेंस, वो सब कर वो लोग था। तो लेकिन उसका रेलेवेंस जो है वो कम होने लगा है, ठीक है? क्योंकि आजकल एंटरप्रेन्योर्स की वैल्यू ज़्यादा हो गई है भाई, है ना? समाज का पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया, आजकल तो पैसे की भाषा बोली जाती है। पहले लोग इन नॉलेज देखा करते थे, अब नॉलेज उतनी नहीं रही। वो सब इन्होंने यानी कहने की कोशिश किया। कुछ इनका ये कहना है कि इनका कि सर ऐसा नहीं है, समय बदलता है। ठीक है, आने वाला समय फिर से बदलेगा, क्या पता कुछ नई चीज़ें आ जाएँगी। ये जो भद्र लोग, छोटे लोग डिवाइड है, अब वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है, जितना ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ करता था। अभी भद्र लोग के लोग भी बिज़नेस कर रहे हैं, छोटे लोग के लोग भी बिज़नेस कर रहे हैं, वो लोग पॉलिटिक्स में वो भी हैं, वो भी हैं। अभी समाज थोड़ा बदल गया है, ओपन समाज हो गया है, 21st सेंचुरी आ गई है। तो 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में जो बात हुआ करती थी, अभी वो उतना डिवाइड नहीं रहा है। हाँ, डिवाइड है, अभी भी दिखता है थोड़ा बहुत, बंगाल के अंदर आप जाते हो और वही जो भद्र लोग के पुराने लोग हैं, अभी भी पुराने ज़माने की बातें करते हैं, हमारे ज़माने में ये हुआ करता था, वो हुआ करता था। अभी भी लोग जुड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया, समाज, इंटरनेट, डेमोक्रेसी, है ना? ग्लोबलाइज़ेशन, इन सब चीज़ों की वजह से डेफ़िनिटली थोड़ा कम हुआ है। आप खुद देख लीजिए अपने आस-पास, अपने अपने पेरेंट्स को पूछ के देखिए, ग्रैंड पेरेंट्स को पूछ के देखिए, उनके टाइम में कास्टिज़्म कितना हुआ करता था, अब तो उतना नहीं रहा है। चीज़ें बदल रही हैं, अच्छे के लिए बदल रही हैं डेफ़िनिटली। अभी कमियाँ हैं सिस्टम के अंदर, नो डाउट, लेकिन सभी लोग मिल-जुल के काम करेंगे तो चीज़ें बेटर और इम्प्रूव होंगी फ्यूचर में, और यही हम लोग उम्मीद भी करनी चाहिए, इसके लिए काम भी करना चाहिए। चलिए जी, कुछ एडिशनल आर्टिकल आप यहाँ पे डेफ़िनिटली पढ़ सकते हो। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।